नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के तहत जो है मतदान जो है अब हो चुका है। और सभी 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कुल 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, 52.33% इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कुल मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है इलेक्शन कमीशन टोटल अपडेट जो है आंकड़ों का, कितना प्रतिशत वोटिंग जो है इन 7 सीटों पे हुआ, वो भी सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन अब तक ये जो परसेंटेज रहा, उस पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है, इस पे इससे जो है दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कितना संतुष्ट है और क्या लगता है किसके हक में ये जो आंकड़ा आ रहा है, ये किस पार्टी के हक में जा रहा है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है राजेश कटारा जी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर पंजाब केसरी पर। ठीक है राहुल जी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं सर। ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। मतदान का ये जो प्रतिशत है, हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा अपडेट होना है कुल जो आंकड़ा है, लेकिन 3 बजे तक के जो अपडेट थे उस हिसाब से 52.33% जो मतदान जो है 3 बजे तक हुआ है। क्या लगता है किसके हक में ये जो मतदान है, किसके हक में हुआ है, राजेश जी? देखिए, जिस तरह से मतदान हुआ है 3 बजे तक इतना मतदान हो गया हुआ है। 3 बजे तक के आंकड़े भी आए हैं। जी। अभी लास्ट फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ वोट पड़ रहा है। जहां ज्यादा वोट पड़ रहा है वो भी सरकार के खिलाफ है, और जहां कम वोटिंग हुई है जी। वो भी सरकार के खिलाफ है। तो सरकार की उदासीनता से देखते हैं, सरकार के प्रचार प्रसार या सरकार से नाखुश होकर के ये जनता वोट कर रही है। इससे यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त में दिख रही है इन आंकड़ों के हिसाब से। जी। जी राहुल जी, क्या है जी। कि जनता ने जिस तरीके से 11 महीने में जो सरकार फेल हो चुकी है, जी। 11 महीने के जो आंकड़े हैं सरकार के, चाहे वो क्राइम हो, चाहे महिला दुष्कर्म हो, चाहे कोई जिस तरह से किसानों के साथ हो रहा बिजली विरुद्ध फ्री जो इन्होंने बंद कर दी, या जैसे जिस तरह से चिरंजीवी योजना का है, डीजल पेट्रोल की जो ये बात कर रहे थे पहले चुनाव से पहले, इन्होंने एक झांसा दिया था जनता को जी। कि जो पड़ोसी राज्यों के बराबर हम डीजल पेट्रोल कर देंगे। वो भी कोई झांसा ही था। तो जनता इस चीज को भी समझ चुकी। जितनी भी कांग्रेस की जो योजनाएं चल रही थी, अच्छी अच्छी योजनाएं, वो गांधी जी के नाम के स्कूल जो चल रहे थे उनका भी नाम बदलने का काम किया, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की ये बातें हैं, सिर्फ बातें ही बातों में जनता घूम रही है। अभी जैसे ये नया ये कानून भी लेकर के आए हैं इस तरह से कि गाय को आवारा नहीं बोला जाएगा। भाई जी। उससे क्या, उसको गाय को क्या फायदा हो रहा है? ये जनता सारी चीजें देख रही है इस तरह की कि उनको आवारा ना बोलो। भाई उनके कोई खाने पीने चारे वाले की व्यवस्था के कोई कानून लाते तो वो भी कुछ देखता। तो जनता जी। ये पूरी तरह से ये भाषणों की सरकार है और ये भाषणों से ही चल रही है। तो ये सारे आंकड़े जो आ रहे हैं वो ये साबित करते हैं कि सरकार की जो नाकामी है, जो सरकार फेल हो चुकी पूरी तरह से 11 महीने में, उसके विपरीत में ही ये वोटिंग हो रही है राजस्थान के अंदर। सुमित जी, जी राहुल जी। ओपनिंग सर। सुमित जी। जी सुमित जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन्हीं सभी वोटर्स का जिन्होंने आज जम करके वोट दिया, और सभी सातों विधानसभा सीटों में जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो महिलाएं, जी। पुरुष और वृद्धजन, और बिल्कुल जो विकलांग या और परिस्थितियों से भी जो लोग ग्रस्त हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ऐसा बिल्कुल। हम बिल्कुल आज देख पा रहे हैं। सभी वोटर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और बिल्कुल जो मतदान का आज प्रतिशत बढ़ के मिला है, वैसा कि हमेशा अपन इतिहास उठा के देख रहे हैं, ऐसा मानते हैं जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। और निश्चित ही हम पिछले 11 महीने के जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, जी। उसके विकास के कार्यों को लेकर के हम आगे कुल लोकसभा में भी आगे गए, और यहाँ विधानसभा में 2023 में हम जीते थे, और 2024 के इस उपचुनाव में भी हम इसको विकास को लेकर के आगे जा रहे हैं। तो निश्चित ही जो 11 महीने में विकास का कार्य हुआ है, और बिल्कुल उससे हम आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। और लेकिन दूसरी ओर अगर आज स्थितियां देखें, तो कांग्रेस की जिस तरीके से जो पूत का पग पालने दिखने वाली एक वो कहावत आती है कि जब व्यक्ति हारने की ओर अग्रसर होता है तो वो खिसिया सा जाता है। आप देखिए आज लगभग 7 विधानसभा में 3 विधानसभा सीटों में जिस तरीके से अनुशासनहीनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और इनके नेताओं ने की है। जी। आप चाहे बीएपी की बात कर ले, राजकुमार रोध लगातार
लालच का बयान दे रहे हैं और लालच का आरोप लगा रहे हैं। उधर आपके रतन चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि इनको गाड़ी से उड़ाने का प्रयास किया गया। तो ये सब लोग, और तीसरा आप देवली उनियारा की बात करें तो वहां पर नरेश मीणा जी जी ने बिल्कुल। जिस तरीके से एक उपखंड, जो आज ये कोई सिस्टम बनता ही नहीं कि आज आप उपखंड की कोई विषय को लेकर के आज आप बैठे, लेकिन ये सब चीजें निश्चित ही जनता जानती है, जनता समझती है। सब ये जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, भोली जरूर है कि सब जान रहे हैं कि स्थितियां क्या बनने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से आज ये उपखंड के लिए यहाँ बैठे, अभी देखा गया कि इन्होंने एक एसडीएम से ऊपर हाथापाई भी कर ली। और इस प्रकार से जो अनुशासनहीनता कांग्रेस शुरू से ही करती आई है, जहां कांग्रेस का कोई संगठन है ही नहीं, यहाँ कोई निष्ठा है ही नहीं, इस प्रकार से निश्चित ही हम आश्वस्त हैं कि विकास के कार्य को लेकर के, चाहे वो ईआरसीपी की बात हो, चाहे राइजिंग राजस्थान की बात हो, चाहे महिला की सुरक्षा के लिए हम 650 रुपए की सिलेंडर की बात करें, या फिर ये पुरुषों के लिए पेपर लीक, जो राजस्थान के तमाम बड़े मुद्दे थे जी उनको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और हम बिल्कुल निश्चित है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छे बहुमत के साथ में विजय होगी। जी। चलिए, जी आपने वो जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो हाथ उठाने वाली एसडीएम के ऊपर बात कही, उसी से हम चर्चा को आगे। तो नरेश मीणा ने जिस तरीके की आज ये हरकत जो है ये देखने को मिली, सभी के सामने आई, लेकिन उनका ये आरोप था, एक जगह पे उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जो ईवीएम मशीनें हैं उन पर जो मेरा निशान है वो बड़ा धुंधला था, उस पर वो लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा था। साथ ही गलत तरीके से वोटिंग करवाने के भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। तमाम तरीके के आरोप उन्होंने इस दौरान वहां लगाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सुबह तो वो बिल्कुल धरने पर बैठे थे कार्यकर्ताओं को लेकर के, जब वो जी कह रहे थे कि उपखंड को यहाँ कोई उपखंड बनाने को लेकर के वे बैठे थे। फिर बाद में जी जब ये लगभग उसके 2 घंटे बाद वहां हाथापाई हुई, फिर उसका उन्होंने बयान दिया कि ये निशान क्लियर नहीं था। लेकिन जी चलो मैं समझ सकता हूँ कि वास्तव में निशान क्लियर नहीं हो, निश्चित नहीं है। जी। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं कि आप किसी प्रशासनिक अधिकारी पर हाथ उठाएं, हाथ ये उठाए। निश्चित ही लोकतंत्र के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी अगर आप राजनेता बनने जा रहे हैं, जनता के दृष्टिकोण से आप काम करने के लिए जा रहे हैं, उसकी सेवा करने जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से हरकत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन ये उनकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है, क्योंकि पूर्व इतिहास उठा के देखेंगे तो वो वही कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस जो देश के टुकड़े और देश के बंटवारा करने में बिल्कुल माहिर रही है। और लगातार उनके बयानबाजी, चार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी, लगातार वो भी इसी तरीके से बयान देते आए हैं। तो वो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी उनको निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे, कांग्रेस का नुकसान कर रहे थे। तो बिल्कुल। जी। चलिए, राजेश जी आपका रुख करेंगे सर। क्या कहेंगे? ये जो तमाम बातें जो निकलकर सामने आई, बीजेपी प्रवक्ता की ओर से सुमित जी की तरफ से बातें निकलकर आई, इन पर भी आपसे जवाब चाहेंगे। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का दम्भ जो है वो टूटेगा या बीजेपी का भ्रम टूटेगा? क्या कहेंगे? देखिए, वो जनता देख रही है, बीजेपी का भ्रम टूट चुका है पूरी तरह से। ये बार बार राजस्थान का चुनाव कहाँ राहुल गांधी जी की तरफ पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी जी से इतने डरे हुए हैं, इधर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी से इतने डरे हुए हैं कि 3 दिन पहले विधानसभा स्थगित कर दी। राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उसकी वजह से वहां लोकसभा स्थगित कर दी उन्होंने। तो कितने षड्यंत्र रखे, कभी राहुल गांधी जी को बाहर जी का रास्ता दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के सामने इनका कोई नहीं टिक पा रहा। वासुदेव देवनानी जी के जो अध्यक्ष अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, जी उनको ये तक बोलना पड़ा कि मंत्री तैयारी करके आए विधानसभा के अंदर। कोई तैयारी नहीं है मंत्रियों की, जनता देख रही है, हंस रही है इनकी तरफ, कोई किसी की मान ही नहीं रहा। कौन मंत्री है, कौन एमएलए है, ये जनता देख रही है। सरकार नहीं, सर्कस है। सर्कस की तरह से सारी बात चल रही है। कोई कुछ भी बयान दे देता है, कोई कुछ भी राहुल गांधी जी के पिताजी के लिए बोल देते हैं, इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी। जी राजस्थान का चुनाव है, कोई मंत्री इनका बोलता है मैं भिखारी बन के आया हूँ, अब मैं मंत्री था भिखारी बन गया। तो ये बीजेपी के खिलाफ ही तो है ये चीजें। लोग कोई टंकी पे चढ़ रहा है, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे उस पर। यहाँ की बात करें, आप पूरे भारत की बात कर लीजिए, भारत के टुकड़ों टुकड़ों की बात करने वाले लोग हैं, इनको ये पता ही नहीं है अभी तक कि देश की आजादी में इन लोगों का क्या हाथ है। एक बता जी दीजिए आप कभी, ये माफीबाज लोग हैं, इन्होंने माफी मांगी तो अंग्रेजों से, आज जमी जमी सत्ता पर बैठ करके बात कर रहे हैं। इसको जनता देखती नहीं है, समझती नहीं है। आज अगर कहीं बलिदान दिवस मनाया जाता है तो वो कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जिसमें बलिदान दिवस मनाया जाता है। इन लोगों की आज कहीं भी उंगली भी कटी हो तो बताइए आप। ये जनता को बरगला दिया इन्होंने। आज राजस्थान में चुनाव हुआ ना, देखा ना आपने लोकसभा का चुनाव, 50% जमीन खिसक चुकी इनकी, जी 50% से गायब हो चुके। आज
400 पार की बात करने वाले ये लोग आज किसी दूसरे के पाए बनी उस कुर्सी पर उसको बैठे हुए हैं। वो पता नहीं कब कौन अपना पाया किसका ले और कब नीचे गिर जाए लोग। ये बातें सब चीज समझ में आ चुकी। कई तरह की एंट्री। पहले एक बाबा हुआ करते थे, वो कहते थे साहब इनके वोट दो, 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। वो बात वो भी कहां गई, हुआ कहां चले गए। अभी कल ये कि महाराज आए थे जयपुर में, उन्होंने भी क्या बयान दिया। बाबाओं का ये काम है जनता से इससे नफरत घोलना, समाज में नफरत घोल रखे हैं इस तरह की। नाम निशान मिट जाएगा, हम कुंभ में इस तरह का कोई ऐलान करेंगे। भाई जनता बाप गरीब मरेगी, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम जेड प्लस सुरक्षा में रहने वाले लोग हो। आम जनता जाती है कुंभ के अंदर, क्या करना चाहते हो, क्या षड्यंत्र है आपका, उस षड्यंत्र को बताइए। आप क्यों जनता को मरवाना चाहते हो आप इस तरह से। जनता में बड़ा आक्रोश है इनके पर। आज सरकार कुछ बोल नहीं रही। इस तरह के बयान देकर के एक गद्दी पर बैठ करके एक संत बोल रहे हैं हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे कुंभ के अंदर। भाई क्या करना चाहोगे, आम जनता को क्या मरवाना चाहते हो आप लोग। इस तरह की बातें ठीक नहीं है। सच्चा चलाइए आप, राजेश हर जी। आदमी पे एक पाबंदी होनी चाहिए। जी राजेश जी, आप बयान वीरों की जी। बात कर रहे हैं। रघु शर्मा का हालिया एक बयान था कि अगर बीजेपी जीतती है तो कत्लेआम होगा। उस बयान को लेकर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए वो बयान किस बात पर था, इनके क्या क्या बयान चले आप बताओ। बटोगे तो कटोगे, ये क्या है सर, बताइए आप किसको बांटना चाहते हैं। क्या इनको वोट देंगे वही इस भारत में रहेंगे। तो सर रघु शर्मा बयान जी का इनकी ये तरफ से आ रहे बयान हैं था इनके कि वो। कत्लेआम होगा। किसका कत्लेआम होगा? देखिए वो उसी बयान की टिप्पणी थी। रघु शर्मा जी ने जो बयान दिया वो उसी बयान की टिप्पणी थी जो उन्होंने कहा था। जो ये बार बार बयान बदल रहे हैं, आज कोई सफाई नहीं दे रहा उस बयान के ऊपर। मणिपुर पे भी कभी बात करिए, कल नहीं देखिए आप कितने लोगों को अपहरण कर लिए गए, 2 लोगों को जिंदा जला दिए गए, वो भारत के अंदर है। वो महाराज जी इस पे भी थोड़ा बयान दे लेते, वो तो भारत के अंदर ही है। कहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भारत में आप शांति बनाए रखिए, भारत में आप अपना शांति फैला रखिए इस तरह की बात करके। कहीं तो बोलिए आप। जंतर मंतर पर बेटियों की बात बोलिए आप, जंतर मंतर बेटियों के साथ क्या हुआ, उस मंत्री के साथ इन्होंने क्या किया, उसको निष्कासित तक नहीं किया, उसका जवाब तक नहीं दिया इन्होंने। आप किसान आपने 750 जी किसान रोड पे मारे गए। जी राजेश जी, आप 750 किसान किरोड़ी रोड पे लाल मीणा के लिए शहीद हो कह रहे गए। हैं कि भिक्षाम देही वाला जो उनका जो तरीका था वोट मांगने का, उसका आपने उसके बारे में आपने बात की। गोविंद सिंह डोटासरा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी कई तरीके के इस तरह के बयान दिए, नाथी का बाड़ा और बहुत सारी फाइलें सल्टा देंगे, मोरिया भुला देंगे। तो बयान बयान तो ना केवल बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं। देखिए कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है वो कुछ भी करे। ये तो सत्ता में बैठे हैं, ये सत्ता में बैठे आदमी कैसे भिक्षामदेही हो गई। आप बताइए ये किससे भिक्षा मांग रहे हैं। ये तो खुद दाता रहे आज, ये तो जी खुद दाता है। दाता ही भिक्षा मांगेगा तो फिर कौन देगा, कौन देने वाला कौन है। चलिए। सत्ता में बैठे वाले लोग ऐसे बोलेंगे तो कौन है फिर, किससे मांग रहे हैं वो भिक्षा, बताइए आप। जी भिक्षा तो जनता दे चुकी है, एक बार उनको सत्ता में बैठा दिया, अब वापस कितनी बार लेना चाहते हैं जनता से। जी चलिए, सुमित जी क्या कहेंगे? सत्ता में नहीं है जी तो राहुल जी। फिर देखिए कि बिल्कुल कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल अपनी हार मान ही चुके। कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी कह रहे कि विपक्ष वाला व्यक्ति तो कुछ भी करे, उसकी कोई नहीं। आपने प्रश्न पूछा रघु शर्मा जी का, तो ये रघु शर्मा जी के बारे में बिल्कुल जवाब नहीं दे। मेरा निवेदन है, बिल्कुल जैसा वो बोल रहे भिक्षामदेही, बिल्कुल वोट मांगने के लिए व्यक्ति सारे प्रयास करता है, लेकिन कोई गलत तो है ही नहीं। लेकिन इनके अभी ये बोलेंगे कि फिर वापस कश्मीर पे चले गए। इनको ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी कश्मीर में जाकर के बयान देते हैं कि आपका अधिकार दूसरे राज्यों को दे दिया। अब दूसरे राज्य में समझता हूं, देश में समस्त राज्य पूरे भारत के एक ही क्षेत्र के अंतर्गत तो आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। अब क्या कश्मीर अलग हो गया? जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की, जिस प्रवक्ता की ऐसी मानसिकता होती है तो उस मानसिकता निश्चित ही झलकाती है, और जनता इस बात को समझती भी है कि देश के अगर टुकड़े करने में अगर सहयोग रहा तो वो कांग्रेस का रहा है। ये कह रहे हैं कि आजादी की बात, ये भूल गए जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने बिल्कुल किस तरीके से त्याग किया। और ये इन बातों को भूल गए कि कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हुए। जब इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जब अनुशासनहीनता की, तब कांग्रेस के भी टुकड़े हो गई। वो कांग्रेस नहीं है, ये भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम एक है कि वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी वाली, ये दूसरी कांग्रेस है जो देश के टुकड़े कर रही है। आप बताइए कि अगर ये ढंग से अगर उस समय कार्य करते तो ना तो कश्मीर मुद्दा होता, ना आतंकवाद होता, ना धारा 370 की बात होती, ना राम मंदिर की बात होती। तो मौका तो इन्होंने दिया, गलतियां इन्होंने करी, और सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो बिल्कुल 56 इंच सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल धन्यवाद है कि उन्होंने इन सभी मुद्दों पर कार्य किया और परिणाम जनता को मिले, देश को मिले। आज विश्व पटल पर
हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहे, हम अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। आज हमने बिल्कुल 27 तक जो प्री प्लान किया है, स्वयं जगाने का कार्य किया है, भारतीय जनता का स्वाभिमान जगाने का कार्य किया है, वो निश्चित रूप से 2027 तक विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, विश्व की 3 बड़ी शक्तियों में से भारत उसमें शुमार होगा। ये कार्य करने से होता है। जो विचार कभी कांग्रेस ने किया ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। लेकिन हम आज बिल्कुल बात कर रहे हैं राजस्थान के 7 उपचुनाव की। बिल्कुल हमको इसी पे आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इनके जो पूत के पग पालन है, जो आज 3 इनके कांग्रेस के नेताओं ने जो हरकत की है, और इनको इंडी गठबंधन जो झूठा गठबंधन था, जिसमें लगातार हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा, लगातार गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा, अब हनुमान बेनीवाल जी इनके गठबंधन के नेता थे, उनका बयान बिल्कुल आया कि हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा के चक्कर में बिल्कुल हमारा गठबंधन नहीं हुआ। वहां आप देखिए आरएलपी रालोपा बिल्कुल वहां पर इनके 84 सीट पर, वहां पर भी इन्होंने गठबंधन को लास्ट में तोड़ दिया। तो ये सिर्फ राजनीति का चश्मा लगा करके देखें, निश्चित रूप से इनको सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सत्ता सिर्फ एक एटीएम समझ करके काम करते हैं। ये सत्ता को हमेशा एटीएम मान के कार्य करने वाले, जनता के हित के लिए कार्य नहीं करने वाले। लेकिन विपरीत भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। इसी अपेक्षा के साथ में एक निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं जनता के हित में। और निश्चित इन सभी नीतियों को लेकर के राजस्थान में 7 उपचुनाव की सीटों में हम भारतीय जनता पार्टी से विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, और निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। चलिए सुमित जी, आपने कहा कि वोट मांगने के लिए कोई इंसान जो है वो प्रयास करता है, अपने अपने तरीके से प्रयासरत रहता है ताकि वोट उन्हें मिल सके, लेकिन टिकट दिलाने के प्रयास लगातार, विपक्ष का यह भी आरोप था कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो उनका इस्तीफा कांड चला, वो सिर्फ अपने भाई को टिकट दिलाने की एक कवायद थी, एक कोशिश थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए कि आपको बिल्कुल जानकारी, कभी भी कोई चीज बिल्कुल लॉजिकली मैं भी बोलना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक अनुशासित रूप से लॉजिकली बात करती है। मैं प्रवक्ता होने के नाते आपको बताऊंगा कि 2013 में जगमोहन मीणा जी ने वीआरएस ले लिया था। 2013 के बाद 6 चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में। 2013 का विधानसभा, 2014 का लोकसभा, 18 फिर 19 फिर 23 और फिर 24 का लोकसभा। ये वही जगमोहन मीणा है सर जिन्होंने ये कहा था कि मेरी टिकट का तो अंधी के बींद वाला हाल है। देखिए बिल्कुल वो उस समय की बात है, बिल्कुल अंधी के बींद वाला जो उन्होंने कहा, ये मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो अभी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफे की बात है, बिल्कुल उन्होंने शुरुआत में कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जा, लेकिन उस इस्तीफे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और लगातार वो अपने बात पर अडिग रहे, लगातार वो अपना विधायक के नाते कार्य करते रहे। और निश्चित ही जगमोहन मीणा जी लगातार संगठन में लगातार सक्रिय हैं पिछले 10 वर्षों से। उस संगठन के निष्क्रिय सक्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको वोट बिल्कुल टिकट दिया है और उसका परिणाम हमको मिलेगा भी। लेकिन वहीं दौसा की बात करें तो मुरारीलाल मीणा जी, इनके संगठन की बात करिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का रात को कॉल आता है और वो बोलते हैं तो सर दौसा में जनरल सीट का कोई कैंडिडेट नहीं था क्या बीजेपी के पास? जनरल सीट, बिल्कुल सामान्य सीट थी, तो कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं था बीजेपी के पास, कोई कार्यकर्ता ऐसा? देखिए भारतीय जनता पार्टी ना बिल्कुल जातिवाद की कोई राजनीति नहीं करती है। जातीय समीकरण की बिल्कुल समीकरण होते हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से सभी समाज एक हैं, उसके दृष्टि से हमने टिकट दिया है। हाँ, जाति की बात कांग्रेस जरूर करती है, जाति जनगणना की बात बिल्कुल राहुल गांधी जी लगातार करते हैं, तो जो कि हमारे बिल्कुल इसके हम खिलाफ है। देश की जनता हमारे लिए सब समान है, हिंदू मुस्लिम सभी, सिख ईसाई जैन धर्म फारसी जो भी सभी सनातन धर्म के जो लोग हैं सभी सब हमारे लिए सब बराबर हैं और सभी को समानता के रूप से उसकी निष्ठा के हिसाब से टिकट दिया जाता है और बिल्कुल टिकट दिया है। जी जी चलिए राजेश जी, आपका भी वर्जन चाहूंगा, जो आपने सुना सुमित जी को, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? साथ ही देवली उनियारा की बात हुई थी कुछ समय पहले, जहां पर जो हाथ भी उठाने की बात जो है वो निकलकर सामने आई, उसको लेकर भी आपसे स्टेटमेंट चाहूंगा। नरेश मीणा का ये जो उन्होंने कृत्य जो किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही देवली उनियारा में ऐसी जगह 4 जगहों पर ईवीएम बदली गई, 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां नाराजगी के चलते वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार तक कर दिया। क्या कहेंगे? क्या सरकार या आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता था कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए उन्हें मनाया जाए, या क्या क्या कुछ वजह रही? क्या कहेंगे सर? देखिए राहुल जी, मैं थोड़ा सा बीजेपी प्रवक्ता हमारे सुमित जी की बात भी कर लेता हूँ। जी इन्होंने अभी कहा था कि कांग्रेस ने
ऐसा कर दिया, धारा 370 की जरूरत क्या रखी। इनको 10 साल हो गए, कुछ आगे का कार्यकाल भी चल रहा है। आप देखिए इनके ही शासनकाल में जो शर्मनाक और कृत्य हुए भारत के अंदर, जो भारत का सर झुक गया, वो इनके शासनकाल में हुए। चाहे वो संसद पर हमला हो, कारगिल युद्ध हो, ताबूत घोटाला हो, मणिपुर की घटना हो, जो शहीद की एक पत्नी के साथ में जो कृत्य किया, जो 6 महीने तक इन्होंने छुपा के रखा, वो कलंक है भारत के ऊपर। इन लोगों की वजह से जो कलंक लगा, गोल्ड मेडलिस्ट जो बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जो बेटियां हैं, उनके साथ जो हुआ वो भी एक भारत के ऊपर कलंक है। जिन बेटियों को बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने चाय पिलाई और पीठ थपथपाई, क्या भारत की शान हो, और जब उन्होंने अपने कोई बात कही तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। संसद से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो बैठी रही, उनको किस तरीके से घसीटा गया वो जनता ने देखा। तो इस तरह की बात ये ना करें, ज्यादा ठीक रहेगा कि इनका क्या योगदान रहा है देश के लिए और कांग्रेस का क्या योगदान रहा है इस देश के लिए। दूसरा, ये जो अभी देवली वगैरह की बात बता रहे हो, नरेश मीणा जी वाली, अब उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए, ये जांच का विषय है कि ये तुम्हें क्या है क्या नहीं हुआ। ये कह रहे हैं उनके ही कार्यकर्ता, आपके भी बहुत लोग, हनुमान बेनीवाल जी भी आपके यहाँ थे, वो भी आपके कभी सांसद हुआ करते थे, उन पर भी थोड़ा बात करिए। आज हमारी पार्टी में जो हम उसी की बात करेंगे, चले गए, आज हमारे लोग भी बहुत आपके यहाँ चले गए, टिकट लेके कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया। आपके पास तो लोगों की कमी है, आपके पास तो लोग ही नहीं है। हमारे यहाँ से जाते हैं वो तुरंत आपके यहाँ से टिकट मिल जाता है उनको। आपने तो बाकायदा स्टेज बना रखा है। परंतु जो ये घटना हुई है वो ठीक नहीं है इस तरह से। हालांकि जांच का विषय, उन्होंने जो आरोप लगाए उस आरोप पर बात करनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, उन्होंने कहा आप कि कह रहे मेरे हैं निशान आपके यहाँ साफ से नहीं जो दिख जाते रहा। हैं उन्हें बीजेपी में फटाफट टिकट मिल जाता है, लेकिन बीजेपी से भी लोकसभा चुनाव की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कई ऐसे थे जिनको, राहुल कसवा की ही अगर मैं बात करूं तो बीजेपी छोड़कर आपने फटाफट टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, हमारे यहाँ बहुत चंद लोग हैं, इनके यहाँ देखिए आप काउंट नहीं कर पाओगे। इनके सत्ता में बैठे हैं, मंत्री बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं, जिला प्रमुख बने हुए हैं जयपुर के। इतने लोग, इतने मतलब इनको ये बिल्कुल, इनके पास में लोगों की कमी है। पार्टी तो ठीक है, अभी मानते हैं नई पार्टी है, इनके पास इतने लोग अभी है नहीं। धीरे धीरे ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं कांग्रेस से आकर के। ये कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो कांग्रेस में ही मिल चुकी, कांग्रेस के लोग इसमें, इनके पास में कहाँ है आदमी। तो ये तो अभी सीख रहे हैं, सीखने वाली बात है। कहाँ 75 साल पुरानी पार्टी का 15 साल पुरानी पार्टी, तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अच्छी बात है, बोलना सीख रहे हैं, आरोप भी लगाना सीख रहे हैं। बार बार सुबह इनके मंत्री जाते हैं, ट्रक भर के गाड़ियों को ले जाते हैं, कांग्रेस के नाम देकर के आ जाते हैं। परंतु कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शायद ये भूल जाएंगे कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। और आज ये बोलने की जो आजादी है वो कांग्रेस की वजह से। आज हम और आप जिस डिबेट में जुड़े हुए हैं, वो डिबेट सिर्फ इसलिए कि वो राजीव गांधी जी की देन है। आज आईटी सेक्टर में और जो जनक, कंप्यूटर जनक जो बताए जाते हैं, वो ये कांग्रेस की देन है। ये एक भी ऐतिहासिक काम ऐसा बता दीजिए जो आम आदमी के लिए जो आज तक हो, सिर्फ बातों के भरोसे देश चल रहा है और राज्य चल रहा है। जी राहुल जी। जी, सुमित जी, एक शॉर्ट में आप जवाब चाहूंगा राजेश जी ने जो बात कही उसका, और उसके बाद क्लोजिंग नोट लूंगा क्योंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। जी सुमित जी। देखिए कि आपने इनसे नरेश मीणा जी के लिए पूछा तो ये उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैं बिल्कुल राजस्थान की उपचुनाव की बात करूंगा। हम राजस्थान में विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चाहे से वो ईआरसीपी की बात हो, चाहे राइजिंग राजस्थान की बात हो, चाहे बिजली में आत्मनिर्भर बनने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के 450 रुपए में सिलेंडर की बात हो, पेपर लीक की बात हो, किसानों की किसान सम्मान निधि की बात हो, इन सभी को लेकर के हम आश्वस्त हैं। जैसा हमने मैनिफेस्टो में कहा था, लगभग 45% हमने वादे पूरे कर दिए हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं। और इन सभी बात को लेकर के हमने लगातार प्रचार प्रसार किया था और जनता में बिल्कुल हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं थी। और वहां दूसरी ओर अगर दूसरी ओर देखे तो कांग्रेस में जिस प्रकार की बगावत देखी गई, ये अपने नेताओं को मना नहीं सके या उनका गठबंधन वापस कर नहीं सके, तो ये टूट फूट जो नजर आई वो जनता बिल्कुल इसका प्रत्यक्ष साक्षी है। और इस साक्षी को बिल्कुल देखते हुए आज वोटर्स प्रतिशत का बिल्कुल वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है और ये प्रतिशत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2023 के उपचुनाव में सातों की सातों सीटें जीतेगी। चलिए, तो सातों सीटें जीतने का दावा आप करते हैं कि सातों सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। जी जी राजेश जी, सर क्लोजिंग नोट क्या कहेंगे? देखिए, बगावत की बात करते हैं, इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया जी कहीं नजर नहीं आई, कहीं पिक्चर में। आप देखिए, बगावत इनसे ज्यादा कहाँ हो सकती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान रहने वाली, 2 बार की मुख्यमंत्री, उनका कहीं नामो निशान तक नहीं है, उनका आज कोई पोस्टर पर फोटो तक नहीं है। ये कितने नेताओं का क्या हुआ है। ये बगावत तो सामने कुछ दिख रही है, हमारे सारे नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हम 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के हैं,
पूरे भारत में तो 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है गरीब आदमी के लिए। दूसरा एक नया कानून लेकर आए, 70 साल के बुजुर्गों का इलाज फ्री किया जाएगा। 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ रहा है, वो 70 साल तक कैसे पहुंचेगा? एक हास्यास्पद बात है। लोग हंस रहे हैं इस योजना को, भाई 70 साल तक पहुंचेगा कौन? इलाज तो बंडे से ही जरूरत है। आज इतनी बीमारियां हो रही हैं, बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, बुजुर्ग तो बात बात की बात है, सबको इलाज जाना चाहिए। 850 रुपए हम लोग ले रहे थे 25 लाख रुपए के उस पर, चिरंजीवी योजना पे। ये लोग 5 लाख रुपए के बीमा पे ही 850 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं और भाई लूट रहे हैं। ईआरसीपी की बात करते हैं, ईआरसीपी कहाँ है? विधानसभा पटल पर रखी इन्होंने। ईआरसीपी का इन्होंने कोई समझौता किया है, कोई एमओयू हुआ तो विधानसभा पटल पर रखोगे कि नहीं रखोगे? क्या इनकी घर की पंचायत है इस तरह से उसको रखेंगे तो घर में रखेंगे उसको? विधानसभा पर क्वेश्चन पूछा हमारे विपक्ष नेता ने, भाई बताइए आप क्या है, तो उस प्रधान मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं उस बात का, भाई हम क्यों बताएं आपको, ये हमने किया है, हमारा ही है। ये क्या होता है भाई? आपका कैसे हो गया ये? आप मुख्यमंत्री हो पूरे राजस्थान को, विधानसभा पटल पर आपको कानून के तहत आपको रखनी पड़ती है बात, तो आपने क्यों नहीं रख पाए उसको? क्या अनुभव हुआ? क्या देश के क्या ठगी की है इन्होंने राजस्थान के लोगों के साथ में? ये सारी चीज जनता जानती नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं। हंसी हो रही है इस तरह की बात के लिए, इस तरह के बयान दे रहे हैं जिम्मेदार आप। जी चलिए, तो चुनाव हो रहा है राजेश जी राजस्थान में। राजेश जी, समय की थोड़ी कमी है, माफ कीजिएगा। चलते चलते क्या लगता है कितनी सीटों पर कांग्रेस जो है इस बार जीत हासिल कर लेगी? 7 को 7 सीट कांग्रेस जीतेगी, आप देखना। इनके खाते में कुछ नहीं जाएगा, इनकी मालूम चल जाएगी 11 महीने में इन्होंने क्या विकास किया है। तो जी कांग्रेस जो राहुल अपना जी, उपचुनाव का जो परफॉर्मेंस है उसे बरकरार रखने में कामयाब होगी, आपका ये मानना है? बिल्कुल बरकरार रहेगी और जी पहले से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। चलिए, सुमित जी क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा सर, क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे पर भी मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा। जो बात वसुंधरा राजे को लेकर राजेश जी ने कही कि वसुंधरा राजे बिल्कुल स्टार प्रचारक थी बीजेपी की, लेकिन कहीं पर कोई सभा या करते हुए नजर नहीं आई, क्या कहेंगे सर? क्लोजिंग नोट सर प्लीज। ये कहना चाहूंगा, वसुंधरा जी बिल्कुल हमारी बड़ी सीनियर नेता है। उनके साथ जी में कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता है और उनके सभी कार्यकर्ता, उनकी टीम के कार्यकर्ता 7 जी विधानसभाओं में बिल्कुल निश्चित रूप से लगे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि बताया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 40-40 स्टार प्रचारक बनाए थे, बिल्कुल कांग्रेस के 36 स्टार प्रचारक और राजस्थान में बिल्कुल हमारे सारे स्टार प्रचारकों ने बिल्कुल प्रचार किया है। तो वसुंधरा जी बिल्कुल हमारे साथ है, संगठन के साथ है, इसलिए वो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी हैं। दूसरी ओर हम बात करें तो निश्चित रूप से हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हम भजनलाल जी के नेतृत्व में और माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व, हम संगठन में बिल्कुल संगठन निष्ठ और एक हम हैं। और भजनलाल जी के नेतृत्व हमने जो विकास के कार्य किए उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की टूट फूट नहीं है। और यहाँ कांग्रेस की बात करें तो निश्चित ही ये अपने वादियों को मनाने में असफल रहे, इनका गठबंधन फेल हो गया। अब ये दूसरी ओर जो ये अभी बोल रहे थे क्लोजिंग नोट में कि कांग्रेस जीतने जा रही है, ऐसा बोल रहे थे ये, तो इनका इंडी गठबंधन का क्या होगा? तो मैं समझता हूँ ये एक ही व्यक्ति जब 2 प्रकार की बातें करता है तो जनता इस बात को सब समझती है और समझने का परिणाम पूर्व में 2023 में और 24 में इनको मिल चुका है। 2023 की और 24 में, इसके अलावा 2024 के उपचुनाव में भी इनको निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। जी चलिए, सुमित जी, राजेश जी, आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि दोनों ही प्रवक्ताओं, बड़ी पार्टियों के, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही प्रवक्ता जो है 7 सीटों पर दावा पेश कर रहे हैं कि 7 सीटें हमारे खाते में आने वाली है। लेकिन आखिर जनता जो है किसके सर पर ताज सजाएगी, ये कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का जो आंकड़ा रहा है वो 52.33% इन 60 सीटों पर रहा है। हालांकि जैसे निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने कहा है कि 7 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला और दिव्यांगजन प्रबंधित मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह ज्यादा दिखाई दिया है। तो ये स्थिति इस वक्त 3 बजे तक की जो है निर्वाचन आयोग की ओर से पेश की गई है। आगे क्या कुछ अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।